जाते हैं किसके अंदर, लीवर सेल के पास। और मैंने कहा था उनको बोलते हैं साइजोएंट। उनका शेप होता है सर्कुलर और जो उनका शेप कैसा होता है, स्पिंडल। सही है, स्पोरोजॉइट का। इसके बाद साइजोएंट के अंदर मीरोजॉइट डेवलप होते हैं बहुत सारे, और मीरोजॉइट जो होते हैं वो आरबीसी के अंदर जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, ब्रश करते हैं उसको, और हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है हीमोजोइन में। इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अलग आरबीसी जाते हैं। और यहाँ पे अगर कोई पेशेंट सही हो जाता है तो उसके बाद मलेरिया अगले नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर उसको किसी मच्छर ने काट लिया, इसका ये अच्छा तो कोई बात नहीं, कंपनी का फोन था वैसे भी। यहाँ देखो मैं बात कर लेता, इस बात क्या है वही वो तुमने देखा होगा जब रिचार्ज खत्म होता है ना, तो इतना फोन आता है, इतना फोन आता है। कभी कभी तो वो वैसे बात करते हैं कि हाँ सर अपना रिचार्ज करवा लीजिए। एक बार मेरे पास फोन आया था तो मैं बड़ा परेशान था, बैठा था ऐसे आराम से, जेब में रुपया नहीं थे, तो वो फोन कर रहे थे, अरे सर आप रिचार्ज कर। मैंने कहा मैम चाय पीने का रुपया नहीं है, प्लीज चार्ज में कर दो, फोन पे नंबर यही है मेरा, और क्लास में चाय पीने के लिए रिचार्ज करवा दूंगा। बोलिए आपको मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा तो मैं मेरा मन नहीं कर रहा, क्या दिक्कत है, क्यों मन कर देंगे। तो ये हो जाता है कभी, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसके बाद हम लोग बेटा मलेरिया के, अगर वहां पे कोई पेशेंट सही हो गया, मच्छर ने नहीं काटा, तो उसका स्पोरोजॉइट का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर उसको मच्छर ने काट लिया, 2-4 मच्छरों ने काट लिया, अब वो क्या करेंगे, उनको गैमीट को ले लेंगे, और मैं बोल सकता हूँ वो मच्छर के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, फिर से स्पोरोजॉइट बन जाएगा, और फिर से वो मच्छर जिसको काटेगा उसको क्या होगा, मलेरिया। समझ गए आप लोग। तो ऐसे करके 2 पोस्ट में कंप्लीट होती है। पहला कौन होता है, ह्यूमन, दूसरा कौन होता है, खुद मॉस्किटो, जिसका नाम लिखा हुआ है एनाफिलीज, यानी कि फीमेल एनाफिलीज होता है, जिससे क्या होता है, डिजीज होता है। समझ गए आप लोग, ठीक है। अगले अगर हम बात करें बेटा, तो ये डायग्राम बना हुआ था, मैंने कल आपको बहुत अच्छे समझाया था, एक बार आप लोग देख सकते हो, फिर से देख लेना। अगर आपको मलेरिया कॉज करता है कौन करते हैं, मीरोजॉइट। कौन करते हैं बेटा, मीरोजॉइट। अगले हमारा आता है अमीबाइसिस, जिसको मैंने बताया था एंट अमीबा हिस्टोरिका, सबको पता होगा इसके बारे में। अगले हमने देखा था बेटा एस्केरिसी डिजीज होती है, सही है, बुचेरिया के द्वारा। इसके बाद फिलेरिया वॉर्म देखी हमने, और लास्ट में देखी हमने कौन सी, रिंग वॉर्म, जो होती है फंगस, नाम याद रखना, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, और कौन सा है, हाँ एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, तीनों के नाम याद रखना। अगले हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। इसके बाद हम कैसे बचे इनसे, तो मैंने कहा था भाई सबसे अच्छा साफ सफाई करो, खुद की करो, मोहल्ले की करो। दूसरा वेक्टर ना फैले, मच्छर ना फैले, मक्खी से दूर रहो। अब सही है, मक्खियों से बहुत दूर रहो। इसके बाद तो ये सब डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं जिन्हें हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, मच्छरदानी का यूज करना चाहिए सोते समय, जिससे मच्छर ना आए। ठीक है, ये सब। अब हम लोग जो मेन डिजीज के बाद हम लोग जो मेन टॉपिक था उस पर वो था इम्यूनिटी। क्या था, इम्यूनिटी का मतलब सिंपल सा होता है, देखो आप लोगों कोरोना, अभी कोरोना जो आया था तो सब लोगों को पता होगा, बहुत हमने सुना था कि अपना इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपना इम्यूनिटी बढ़ाओ, है। इम्यूनिटी को ऐसे नहीं बढ़ता है जैसे आप सोच रहे हो कि हमने कोई इंजेक्शन लगवा दिया और इम्यूनिटी बढ़ गई हमारी। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आपके अंदर कितनी डिफेंस करने की क्षमता है किसी डिजीज के अगेंस्ट, आपकी बॉडी कितनी प्रोटेक्ट है पहले से, आपने कितना स्टार्टिंग से डिजीज से लड़ा है, वो सब। और आपने जैसे आपने देखा होगा अगर कोई आदमी हमेशा एसी में रहता है, हमेशा वो सोच रहा है मैं धूप में जाऊंगा ही नहीं कभी, सही है, फुल सुविधाएं मिल रही है, कोई गंदा खाना नहीं खाएगा और फिर तो उसकी इम्यूनिटी उसकी ज्यादा वीक होगी। अगर कोई भी पेशेंट आएगा तो उस पर तुरंत क्या कर देगा, अटैक कर देगा। इम्यूनिटी कोई क्या होगा चलो जाओ जल्दी जाओ, करके आओ। कौन बता रहा है, प्रियांशी सैली। चलो इधर देखो। अब इसके बाद मैं बात करूंगा बेटा, इम्यूनिटी कोई ऐसी नहीं होती। इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास पैसा बहुत है तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लोगे। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आपने कितनी चीजों को फेस किया है, कितनी स्ट्रेस कंडीशन को फेस किया है। मैंने कहा था एक बहुत गरीब बच्चा होता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है कंपेयर टू एक बहुत पैसे वाला होता है उससे। एक आप लोग अगर दोनों को कंपेयर करोगे और आप लोग कहीं पे भी किसी पेशेंट के सामने छोड़ देना तो डिजीज किसको लगेगी, जो बहुत प्रोटेक्ट रहा होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इम्यूनिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारी बॉडी ने कितने स्ट्रेस झेले हैं, कितने हम लोग डिजीज से लड़े हैं, कितना हम लोग ने दूसरे खाना खाया। ये मत सोचना कि हम लोग दूसरे खाना आप खाना स्टार्ट कर दें। स्टार्टिंग से हमने कितना फेस किया है कंडीशन, जितना ज्यादा फेस किया होगा उतनी हमारी इम्यूनिटी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, ऐसे जैसे कोरोना का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा किसको हुआ था, जो नॉर्मली हमेशा इसी रहते थे, हमेशा कभी धूप नहीं देखा, कभी कुछ ये नहीं किया वो नहीं किया, और तुमने देखा होगा आराम से मस्त जो आदमी गाँव में रहता था मस्त एकदम घूम रहा था, उसे मतलब नहीं था, उसे क्या था, शाम को एंजॉय कर लिया टीवी देख के, ऐसा ऐसा चल रहा है, और ये लॉकडाउन है, ये सब है। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था। उसके बाद हम बात करेंगे
कि आप लोगों ने इम्यूनिटी मैंने कहा था दो टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है बेटा? एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी हर पर्सन में सेम होती है क्योंकि वो हमें जन्म से मिलती है, माँ बाप से मिलती है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि जन्म के बाद हमने कितने वैक्सीनेशन करवाया है, कितनी डिजीज का हमने क्या किया, फेजेस किए हैं, उसके हिसाब से हमारी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, भाई किसी में ज्यादा होगी किसी में कम होगी, लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी सब में क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये माँ बाप से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो वो टाइप किसका है, इन्नेट इम्यूनिटी का। समझ गए आप लोग? जैसे दूसरा मैंने कहा था इन्नेट इम्यूनिटी होती है लॉन्ग लास्टिंग होती है, हमेशा लाइफ टाइम रहती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक टाइम पीरियड होता है, तब तक रहती है, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी हर एक डिजीज के लिए सेम होती है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे होती है, स्पेसिफिक, पैथोजन स्पेसिफिक होती है। अगर आपने जिस चीज का वैक्सीनेशन करवाया है या आपको कोई डिजीज हुई है तब तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपके पास होगी, वरना नहीं होगी। आप लोग बताओ कोरोना वायरस क्यों खतरनाक था? वो पहली बार आया था, हमारी बॉडी ने कभी देखा ही नहीं था। अब हमारे वैक्सीन आगे लग गई, अब आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आ नहीं जाए, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, अब आ जाएगा तो लगभग लगभग हम तैयार बैठे हैं, हमारी बॉडी तैयार बैठी है कि हाँ अब आएगा तो सिंपल सा फीवर आएगा आप लोगों को, आप लोग सही हो जाओगे, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है पैथोजन, और इन्नेट इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती है, हर एक पैथोजन के लिए सेम होती है। इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल जैसे मैंने कल बताया था फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, इसके बाद साइटोकाइन बैरियर, इसके बाद मैंने कहा था सेलुलर बैरियर। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, ये सारी जितनी भी इम्यूनिटी का टाइप होता है, ये सब किसका टाइप होता है, इन्नेट। जैसे मैंने कल बताया था फिजिकल, फिजिकल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी स्किन हो गई, स्किन भी तो भाई एक बैरियर काम करती है, करती है। आपने देखा होगा स्किन क्या क्या है इसमें, मैं कुछ खाने को मैं खा लूंगा, अच्छा ठीक है, अच्छा स्किन होती है स्किन। आप लोग बताओ स्किन क्या हमें प्रोटेक्ट नहीं करती है, करती है ना। आपने देखा होगा कोई पेशेंट अगर जल जाता है तो कितना प्रोटेक्ट रखते हैं उसको, कि कोई भी अगर पेशेंट धोखे से भी आ गया तो उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। इसके बाद दूसरा बेटा आसान रहो, दूसरा क्या होगा, म्यूकस। क्या होगा बेटा, म्यूकस। तो वो भी हम बोल सकते हैं किसका काम करता है, फिजिकल बैरियर का। जैसे आपने देखा होगा म्यूकस हमारे नेजल चैम्बर में होता है, जिससे कोई पैथोजन ना जाए। इसके बाद रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, सही, जेनिटल ट्रैक्ट में बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे सलाइवा में म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है, किसी को भी पैथोजन को ट्रैप करके रखता है, ट्रैप कर लेगा और अंदर हमारे अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो मैंने आपको बताया था बेटा, जैसे तुम्हारा सलाइवा इन द माउथ हो गया, इसके बाद एसिड इन द स्टमक हो गया, और तीसरा बताया था तुम्हारा टीयर्स। ये सब क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर। जैसे मैंने कहा था सलाइवा में आपको पता होगा एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है, जिसका नाम क्या होता है, लाइसोजाइम, सही है। ऐसे ही आपको बताया एसिड, भाई एसिडिक नेचर हमारे फूड का क्यों होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया अगर ग्रोथ कर रहा है बेसिक मीडियम में तो एसिडिक मिलाकर खत्म हो जाए, इसीलिए होता है, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ लिया। इसके बाद सेलुलर बैरियर का मतलब मैंने बताया था डब्ल्यूबीसी। जितने भी टाइप डब्ल्यूबीसी के होते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके लिए, इम्यूनिटी के लिए। जैसे आपकी मोनोसाइट हो गई, लिम्फोसाइट हो गई, सबसे ज्यादा तो आपको बताया टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, पता ही होगा आपको, सही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने कहा था टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सही है। तो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट जितनी भी होती हैं। इसके बाद तुम्हारा ये वाली हो गई इधर ईसनोफिल, बेसोफिल, ये सब हमारी हेल्प करती है किसमें, इम्यूनिटी में। आपने देखा भी होगा जब आपका कोई टेस्ट होता है, डिजीज होती है, तो आपने देखा होगा वहां पे सारी सेल का डब्ल्यूबीसी का नंबर लिखा होता है, देखा है, रिपोर्ट कार्ड देखा होगा, लिखा होता है ईसनोफिल का कितना है, बेसोफिल का कितना है, लिम्फोसाइट कितनी है, मोनोसाइट कितनी लिखी होती है, इसीलिए लिखी होती है कि आपका इम्यूनिटी भी चेक करते हैं कि किसका कितना है, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं डब्ल्यूबीसी का जो भी टाइप होता है वो सब किसमें हेल्प करता है, इम्यूनिटी सिस्टम में। अगले हमारा आता है बेटा साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर का मतलब मैंने बताया था कि कोई सेल है, अगर उसको कोई वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, सही है, तो हमारे अंदर एक मैकेनिज्म होती है कि जहां वहां पे क्या होता है, प्रोटीन सीक्रेशन होता है, क्या होता है, जिसे बोलते हैं इंटरफेरॉन, क्या बोलते हैं बेटा, और वो क्या कर लेती है, उसको कवर कर लेती है, सही है, कवर कर लेगी, और जिससे जो नॉन इन्फेक्टिव सेल होंगी, मतलब सही वाली सेल होंगी, वो अगले इन्फेक्शन नहीं होगा उनको और हम लोग बच जाते हैं, समझ गए आप लोग। तो ये भी किसका टाइप है बेटा, इंटरफेरॉन का टाइप करो, ये भी है साइटोकाइन बैरियर का। हमने ये सब इतना पढ़ लिया था, जो टाइप था तुम्हारा इन्नेट इम्यूनिटी, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है हमारे मम्मी पापा से, और ये सब किसका टाइप था, इन्नेट। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या पढ़ते हैं बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब सिंपल सा होता है, जो हम बाद में रिसीव करते हैं। जैसे आपने देखा वो बच्चा होता है जब पैदा, तो उसके वैक्सीनेशन होता है, पता है आपको, टीका लगते हैं। उन वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, कि उसके ब्लड में एंटीबॉडी डेवलप कराना,
भाई आपने अभी वैक्सीनेशन करवाया था, कोरोना क्यों करवाया था? जिससे आपके ब्लड में एंटीबॉडी डेवलप हो जाए अगेंस्ट कोरोना वायरस, ठीक है। क्योंकि वैक्सीनेशन का मतलब होता है जब हम कोई डेड सबस्ट्रेट या उसी के टाइप का प्रोटीन जब अपनी बॉडी को, देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, समझो बात को। जैसे कोई मान लीजिए पैथोजन है, जब तक ये यहाँ मेरी बॉडी को ब्लड में नहीं जाएगा तब तक बेटा मेरे ब्लड को पता ही नहीं लगेगा कि इस टाइप का भी कोई पैथोजन है इस धरती पे। समझ गए आप लोग? जब एक बार जाएगा तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी। क्या बनाती है? और जब एंटीबॉडी बन जाती है तो इसका मतलब ये होता है ये मेमोरी बेस्ड होता है। अब क्या हुआ, एंटीबॉडी बन गई, अब ये पैथोजन जब भी आएगा मेरे अंदर तो मेरी एंटीबॉडी तैयार बैठी है फाइट करने के लिए। जब पहली बार आएगा तो उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स और दूसरी बार आता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। समझ गए आप लोग? प्राइमरी रिस्पॉन्स बहुत हल्के होता है, लो इंटेंसिटी होती है, क्योंकि आप लोग बताओ पहली बार आई है ना, हमारी एंटीबॉडी तैयार ही नहीं है उसके लिए। जब दूसरी बार आएगा तो वो क्या होगा, हाई इंटेंसिटी, और हमें कोई बीमारी नहीं होगी। हम लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए हर चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों के अंदर वैक्सीनेशन का मतलब तभी तो आप देखो बच्चा बीमार हो जाता है, जब वैक्सीनेशन करवा के आता है टीका लग के तो बच्चा बीमार हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका अंदर एंटीबॉडी बन रही है, और एंटीबॉडी बनेगी तो क्या होगा, ऐसे अभी आपने करवाया तो आपको क्या आया था, फीवर आया था नहीं आया था? चलो जिसको भी नहीं आया वो अच्छी बात है, हो सकता है उसे हल्का कोरोना पहले से हो रहा हो, वो बच गया हो, किस्मत सही है तुम्हारी। लेकिन जिसको आया था इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एंटीबॉडी बन गई है, अब जब भी कोरोना आएगा तो वो आराम से प्रोटेक्ट अपने आप को कर लेगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो हम लोग बेटा बात करते हैं किसकी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। किसकी बात करते हैं? तो सभी लोग किताब निकाल लो, हमने यहाँ तो जो पढ़ लिया है, और इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो और यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी से, समझे इसको क्या है, ठीक। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं इसको। देखो यहाँ पे कह रहा है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। मैंने कहा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब ही होता है ये कैसे होती है, पैथोजन स्पेसिफिक, मतलब जिस पैथोजन के लिए जो एंटीबॉडी होंगी वो उसी के लिए होंगी, दूसरे के लिए नहीं होंगी। समझ गए? इसीलिए होता है ये पैथोजन स्पेसिफिक। दूसरा क्या है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। ये किस पे काम करता है, मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है याद रखने की कैपेसिटी होती है। हमारे पास WBC का टाइप होता है, सेल होती है, वो क्या करती है, ध्यान रखती है कि पैथोजन पहले आया है या फिर नहीं आया है। दूसरा क्या है, अब देखो क्या है, दिस मीन्स दैट आवर बॉडी व्हेन इट इनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी से इंटरेक्ट होता है पहली बार, तो हमारी बॉडी जो उसको रिस्पॉन्स देती है, मतलब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, तभी तो हम सही होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे कह रहा है प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब आप लोग बताओ कोरोना किस हुआ था? अभी मैं उससे एग्जाम्पल से जा रहा हूँ, सब लोग वाकई वो अच्छे तरीके से घर में रहते तो आपने ये सुना था सब। पहली बार जब आपने वैक्सीनेशन करवाया वो कौन सा रिस्पॉन्स था, प्राइमरी रिस्पॉन्स। अगर मान लीजिए इसने वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो उसका भी प्राइमरी रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई है। अब प्राइमरी हमने करवा दिया, अब जब भी कोरोना वायरस आएगा तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए हमारी सेल क्या है, एक्टिव है, और जैसे ही आएगा तो उसका इंटेंसिटी बहुत हाई होगा और बहुत तेजी से हम लोग जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अगले देखो कह रहा है विच इज, देखो ये लिखा है लो इंटेंसिटी। बेटा इनको अटेंड करते रहो, यहाँ से हर लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, और यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आने 100%। अगले कह रहा है सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन। जब कोई सेम पैथोजन दोबारा आता है हमारी बॉडी को अटैक करेगा तो कह रहा है हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी, या इसको क्या बोलते हैं, एनामेस्टिक रिस्पॉन्स, मतलब मिनेस्टिक रिस्पॉन्स, यानी कि हम बोल सकते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो कह रहा है दिस इज एस्क्राइब्ड टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी टू द फर्स्ट एनकाउंटर। हमारी सेल के पास एबिलिटी होती है जो पहले पैथोजन आया था उसको मेमोरी, यानी कि हमारे पास पता था हमारी सेल को पहले आ चुका है। कह रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि प्राइमरी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी ने दिया था, सेकेंडरी देगी वो, उसके लिए हमारे पास स्पेशल सेल होती है जिसका नाम होता है T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। तो देखो यहाँ पे कह रहा है बेटा हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जिसको हम बोलते हैं B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। ठीक है, तो B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट हमारे पास सेल होती हैं जो प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए हमेशा तैयार बैठी होती है। जैसे भी पैथोजन आएगा तुरंत वो क्या डेवलप कर लेंगी, एंटीबॉडी। समझ गए आपको? आगे देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं बेसिकली, मैं आपको समझा दे रहा हूं। पहले यहाँ देखो बेटा, यहाँ कह रहा था बी लिम्फोसाइट, क्या कह रहा है, प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। These proteins are called antibody।
कौन सेल कर रही है बेटा? बी लिम्फोसाइट। कौन सी कर रही है? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी लिम्फोसाइट करती है, यानी कि प्रोटीन बनाती है, और जिसका नाम क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन तो है। इसके बाद देखो, और अगले कह रहा है टी सेल themselves do not secrete antibody but help B cell produce them, यानी कि टी सेल हमारी क्या करती है? हेल्प करती है बी सेल की कि वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करें। बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं, यहाँ पर कोई ट्रिक बनाओ बैठ के, बच्चे ये भूल जाते हैं कि टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है बी लिम्फोसाइट, वहां पे जाके ये तो पहले याद रहता है कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बनाती है, लेकिन कौन सी बनाती है ये भूल जाते हैं। आपको ऑप्शन करना होगा बिल्कुल एकदम ठीक। तो ऐसे आप लोग कैसे ध्यान रख सकते हो? तो सोचो कि हम लोग बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है और टी लिम्फोसाइट हेल्प करती है बी लिम्फोसाइट के। बी मतलब बनाना और टी मतलब तोड़ना। चलो कोई बात नहीं है। टी मतलब नहीं, कैसे बन जाएगा भाई? याद है? नहीं बच्चे और बच्चों के लाने से याद है, ठीक है, और बच्चों के लिए भूल जाते हैं बच्चे ना, वहां एक्यूरेट में क्वेश्चन लगाना होती है। मैं देखो मेरे ध्यान रखता हूँ, बता दे रहा हूँ आपको, मैं ध्यान रखता हूँ एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी में जो बी से स्टार्ट होता है बॉडी, बी से, तो बी लिम्फोसाइट बनाती है एंटीबॉडी। सही, मैं तो ध्यान रखता हूँ। और इसके बाद मैं ध्यान रखता हूँ कि जो टी लिम्फोसाइट होंगी वो क्या करेंगी? हेल्प करेंगे। मतलब मुझे वैसे याद है, अब आपको जैसे याद करो वैसे याद कर सकते हो। एंटीबॉडी बी आ रहा है ना, बी फॉर बॉडी, टी बीच में आ रहा है, ये एक ऑप्शन अलग से है ना, बॉडी, हाँ अलग से है, एंटीबॉडी बी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए, टी तो बीच में आ रहा है, तो एम भी आ रहा है। ठीक है, चलो आप लोग वैसे ध्यान रखो, आपकी इच्छा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? एंटीबॉडी। हाँ चलो बेटा, आपको इतना ध्यान रखोगे तो तुम्हारी कौन सी होती है? बी लिम्फोसाइट होती है, वो करती है प्रोटीन एक प्रोड्यूस जिसे बोलते हैं एंटीबॉडी, और टी लिम्फोसाइट क्या करती है? हेल्प करती है किसकी? बी लिम्फोसाइट की। ठीक है, चलो अगले कह रहा है बेटा, बोलो मत, अगले कह रहे हैं बी। अब देखो यहाँ पे समझो कुछ चीजें, कह रहे हैं ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैज 4 पेप्टाइड चेन। कितनी ज्यादा चेन होती है? 4, जिसमें 2 होती है स्मॉल और 2 होती है हाई, यानी कि 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन, इसीलिए इसका नाम होता है H2L2। अगर कहीं H2L2 लिखा है तो इसका मतलब होता है कि वो किस वर्क कर रहा है? एंटीबॉडी के। एक बार और बताओ बेटा, जब मैं कह रहा हूं कि एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है, तो प्रोटीन किससे बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो यहाँ पे 2 पॉलीपेप्टाइड हाई चेन होंगी, हाई मतलब बड़ी होंगी, 2 कैसे होंगी? लाइट होंगी। ये एक एंटीबॉडी का डायग्राम है, देखो ये वाला। तो इसमें देखो बेटा, यहाँ पे देखो आप लोग, ये वाली कौन सी है? हैवी चेन। कौन सी है? हैवी चेन। और ये कितनी है? 2 है, एक ये है और दूसरे कौन सा है? ये। और ये वाली कौन सी है? लाइट चेन। ठीक है, और ये एक है और ये एक है। दूसरा ये एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गई यहाँ पे। और तीसरा ध्यान रखो, या देखो आप लोग एक बात तो ध्यान रखना है, यहाँ पे कभी ऐसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि बताओ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पास कितने डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट याद रखना 16। कितने याद रखना है बेटा? गिन सकते हो आप लोग, वैसे आप लोग देख सकते हो 16 जो होते हैं वो डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं। लिख लो नीचे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, हम लोग वहां पे काउंट करें या फिर सोचें तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एंटीबॉडी के पास कितने होते हैं? 16 डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, 16 होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, देख लिया। चलो अगले देखो, अब आप लोग ये समझ गए बेटा कितने होते हैं? 16 डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं। एक 2 चेन होती है हैवी और 2 होती है लाइट, इनको बोलते हैं H2L2। ये एंटीबॉडी का क्या है? एक स्ट्रक्चर है, और ये कैसा स्ट्रक्चर है? तो हम बोल सकते हैं बाई शेप। कैसा है बेटा? तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे बाई शेप स्ट्रक्चर, बाई शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, एंटीबॉडी का। क्लियर? तो एंटीबॉडी जितना था एंटीबॉडी के बारे में बहुत समझ गए आप लोग सब। ठीक है, आगे देखो और कुछ बातें बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी की बात करें तो ये कितने टाइप की होती हैं?
चार टाइप की होती हैं। एक होता है IgA, IgM, IgE और IgG। इसको आप लोग ध्यान रख सकते हो कैसे करके, गेम। सही है, गेम। गेम का मतलब क्या है, IgG, IgA, IgM और IgE। अच्छा, Ig का मतलब क्या है, हाँ, एक प्रोटीन होती है हमारे पास, ब्लड में होती है, जो हमने वहां ही बात की थी ब्लड बारे में कर थे। वहां पे 3 टाइप की प्रोटीन होती है। एक होती है ग्लोबुलिन्स, तो उसी का नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ये बात की, अगर आपको ना पता हो तो लिख लो। अगले देखो बेटा, कह रहा है कार्टून ऑफ एंटीबॉडीज गिवन फिगर इधर बना हुआ है, बिकॉज दीज एंटीबॉडी आर फाउंड इन द ब्लड। ये कहां पाई जाती है, हमारी एंटीबॉडी कहां होती है, ब्लड में। तो यहां कह रहा था रिस्पॉन्स इज आल्सो कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। इसे अंडरलाइन करो बेटा, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अगले कह रहे हैं देखो, क्योंकि ये कहां होती है एंटीबॉडी, हमारे ब्लड में, इसीलिए इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल का मतलब ब्लड होता है। ठीक है, अगले देखो, क्या है, दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। पहला होता है एंटीबॉडी मेडिएट रिस्पॉन्स, जिसे बोलते हैं AMI। क्या बोलते हैं बेटा, AMI। और दूसरा क्या है, सेकंड टाइप इज कॉल्ड सेल मेडिएट इम्यून रिस्पॉन्स, उसको बोलते हैं CMI। तो यहाँ पे भी अंडरलाइन करो, इसको फुल फॉर्म पूछ सकता है CMI की और AMI की। ठीक है, एक AMI का मतलब क्या है, एंटीबॉडी मेडिएट रिस्पॉन्स, और CMI का मतलब क्या है, सेल मेडिएट इम्यूनिटी। अगले कह रहे थे टी लिम्फोसाइट। अब यहां पे देखो, कह रहा है टी लिम्फोसाइट्स मेडिएट CMI। किसका टाइप है, CMI का। कह रहा है वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट हो गया, आई, लीवर, किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरी, ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली एबिलिटी टू इनेबल द पेशेंट लिव अ नॉर्मल लाइफ, देन अ सर्च बिगिन टू फाइंड अ सुटेबल डोनर। आप लोग पता होगा कि बेसिकली जब कोई पेशेंट है, उसका किडनी बेकार हो गया है, लीवर बेकार हो गया है, तो आपको मैंने बहुत बार बताया होगा कि उसके को बहुत क्लोज भी होना चाहिए, जिससे उसका ब्लड मिलता हो, उसका जीनोम मिलता हो थोड़ा बहुत। वरना बेटा क्या करते हैं, ये हमारे लिए ग्राफ्ट रिजेक्शन नाम भी बताऊंगा आपको, ये क्या करते हैं, इसको मतलब उसको पैसे समझते हैं, किसको, हाँ, तो उस पर अटैक कर देते हैं। और अटैक करने का मतलब हमने डाला सही के लिए, और वो क्या रहा है हमारे साथ, उल्टा हो रहा है। तो अगले देखो, कह रहा है व्हाट इज दैट, पूरा टॉपिक पढ़ लो फिर समझूंगा आपको। कह रहे थे डॉक्टर चेक ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल, अनदर प्राइमेट और एनी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड लेटर। Tissue matching, blood grouping matching are essential before undertaking any graft transplantation, and even after this, the patient has to take immunosuppressants all his her life. The body is able to differentiate self and non-self, and the cell-mediated immune response is responsible for the graft rejection. इस लाइन को अंडर करो सबसे पहले, ये वाला इस सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान जो करते हैं वो कौन सा करता है, सेल मेडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स पर होता है किसके लिए, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। क्वेश्चन यहाँ से नीट में पूछ सकता है। और आप लोग बताओ CMI का जो एग्जाम्पल बताया था, निकल रहा था टी लिम्फोसाइट, निकल रहा था। तो आप लोग चाहे यहाँ के ब्रेकिंग में डायरेक्ट टी लिम्फोसाइट, वो ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन। ठीक है, पूछ सकता है आपसे कि टी लिम्फोसाइट जो होता है वो किसका टाइप है, CMI का, सेल मेडिएट इम्यूनिटी का। और अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर एंटीबॉडी का पूछेगा तो क्या बताओगे, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ब्लड का टाइप है वो, सही है। और ये कौन सा है, सेल मेडिएट इम्यूनिटी का, CMI का। ठीक है, और वो एंटीबॉडी के द्वारा हो रहा है तो उसको पहले क्या बोला था, AMI, एंटीबॉडी यानी कि मेडिएट इम्यूनिटी। समझ गए हम लोग, ठीक है। तो CMI में कौन आएगा, टी लिम्फोसाइट। और जो हेल्प करता है हमारा, हेल्प तो क्या करता है, वो नुकसान, हाँ हेल्प भी करता है, ठीक है। तो किसमें, ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी अगर बाहर से, हाँ, बॉडी पार्ट अगर आ रहा है तो उसको रिजेक्ट करना, मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंस क्रिएट करना। क्लियर, उसमें कौन हेल्प करता है बेटा, टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दो एक बार। ठीक है, मैंने क्या बोला, एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, बी लिम्फोसाइट। ये ध्यान होगा अगर आपको, तब एक क्वेश्चन कर पाओगे। सही है, एंटीबॉडी के तो कहाँ होती है, ब्लड में। इसलिए एंटीबॉडी के द्वारा जो रिस्पॉन्स मिलता है उसे क्या बोलते हैं, AMI, एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स।
इसके बाद मैंने बोला एक क्या होता है CMI, जिसे बोलते हैं सेल मेडिएट रिस्पॉन्स। इसके बाद CMI की अगर हम बात करें तो आपको पता है इसका एग्जांपल क्या है, टी लिम्फोसाइट। और जो ग्राफ्ट रिजेक्शन में सेल्फ और नॉन सेल्फ में जो हेल्प करती है वो कौन करती है, टी लिम्फोसाइट। इस टॉपिक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लो, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जब स्टेटमेंट आता है सामने कि टी था या फिर बी था। टी और बी में अगर आपको सिंपल सा एक बात पता है खाली कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन सी सेल करती है तो आप सब क्लियर कर दोगे, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बस। तो यहां से मुझे लग रहा है 2 क्वेश्चन तो आपके 100% पूछ जाएंगे। कितने? 2 क्वेश्चन। एक बार इसको क्या करो अपने हिसाब से, जैसे करो एक बार देख लो। दो बातें ध्यान रखो बस, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी, टी लिम्फोसाइट हेल्प करती है। टी लिम्फोसाइट टाइप है CMI का और CMI हेल्प करता है किसमें, ग्राफ्ट रिएक्शन में। बस ऐसे ध्यान रखो, बात करना कोई सा क्वेश्चन आएगा आपको कर दो। और ग्राफ्ट रिएक्शन का मतलब भी होता है ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन, यानी कि सेल्फ में और नॉन सेल्फ में पता लगाना। हमारी बॉडी के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो हमेशा जो डोनर होता है उसको बहुत मैचिंग की जाती है कतई। जैसे अभी आपने एक एग्जांपल देखा होगा, लालू यादव है, शायद सुना है, लालू यादव की लड़की ने उसे क्या दिया था, किडनी। हाँ, तो बिल्कुल खास था, बिल्कुल ऐसे। अब ये मत सोचना बेटा वो डॉक्टर ने दे दिया और उसके बाद पैसा बहुत था, ऐसे ऐसे नजर आ गई। तो बहुत मैचिंग हुआ होगा, बीवी तो उसका मैच नहीं होता ना। $15 लाख मांग रहे थे लगा। अच्छा, लेकिन एक बात और बताऊं आपको, लीवर देने में और किडनी देने में बहुत डिफरेंस है। हाँ, लीवर तो बन जाता है। हाँ, लीवर बार रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन किडनी एक बार निकल गई तो निकल गई फिर, समझ रहे हो। अरे एक अनोखा केस अभी आया, एक कोचिंग बच्चा पढ़ता है, जानता है, मतलब स्टूडेंट है, तो उसने अभी, मैंने तुम्हें शायद बताया था यहाँ पे कि उसने अपना वो करवाया, उसका आज तक कभी वो नहीं हुआ। अल्ट्रासाउंड होता है, क्या होता है, जैसे पता लगता है अंदर ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं, उसने कभी करवाया ही नहीं। फर्स्ट टाइम करवाया तो उसका एक किडनी आई बताया था। और वो मैं यहाँ तो ऐसे ही कर रहा था ना, तो हो सकता है डॉक्टर की कमी हो, लेकिन वो बात सही है। मतलब एक किडनी डेवलप ही नहीं हुई है, डिजीज का ऐसे हो जाती है क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और ये किडनी डेवलप हो गई। और नहीं करवाया बेटा, देख लेना कि हार्ट बनाओ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब ऐसी बात पता लगे किसी को तो कितना हर्ट होता है आदमी को कि हमारे पास 2 किडनी है, तो हम डरते हैं कि बेकार ना हो जाए, उसके बाद बेचारे पास एक ही है। अब पता होना था ऐसा हो जाएगा भाई। अभी आपको अगर पता लगे कि मेरे अंदर एक लंग्स है ही नहीं, तो अभी तो होगा पता। लेकिन तो मैंने उसको सलाह दी, उसके फादर को मैंने कहा इस बच्चे को आप लोग बिना टेंशन के डॉक्टर बना दो, तो अपना प्रोडक्शन खुद करता रहेगा। डॉक्टर और नॉन डॉक्टर में बहुत डिफरेंस होता है। मतलब जैसे कोई आदमी सोचता है कि इसे डॉक्टर ना बना कुछ और बनाएंगे, भाई उसके पास ऑप्शन नहीं डॉक्टर के अलावा। डॉक्टर होगा तो वो अपनी सब चीजें जानता रहेगा कि कैसे क्या मुझे अपने आप को सेफ करना है, और अकेले लड़का होगा तो फिर। और अगर आपको बताया डॉक्टर नहीं बना, किसी और फील्ड में गया, धोखे से उसकी लग गई ये वाली, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ लग गई धोखे तो प्रॉब्लम हो सकती है कि एक ही किडनी है उसके पास। तो बेसिकली बता रहा हूँ, तो मैंने कहा सिंपल सा क्या बनाओ, डॉक्टर ही बनाओ, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। चलो कोई बात नहीं, होता है कुछ कभी कभी चीजों एक प्रॉब्लम होती है, फेस करना होता है लाइफ में। अगले देखो बेटा, अब हमारा टाइप आता है, जो अगला आता है टॉपिक, बोलने लगे। अगला हमारा टॉपिक आता है एक्टिव एंड बोलो मत, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। बेटा यहाँ पे देखो, एक्टिव का मतलब क्या होता है और पैसिव का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। हमारी जो इम्यूनिटी डेवलप होती है या तो हमारी बॉडी में हो रही है, जैसे मैंने कहा आपसे, बोलो मत, जैसे मैंने कहा आपसे
कि आपके अंदर वैक्सीनेशन हुआ, क्या हुआ, या तो कोई पैथोजन आया हमारे पास, जैसे बीमारी हो गई हमें, तो जो हमारी ब्लड में एंटीबॉडी बनेंगी वो तो अलग टाइप का इम्यूनिटी हुआ। एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा एकदम से कुत्ते ने काट लिया, तो आपको पता है उसका टीका लगता है, तो टीका नहीं लगता, इंजेक्शन लगते हैं, तो टीका नहीं बोलते उसे, इंजेक्शन लगते हैं। तो उनमें क्या होता है, बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडी डाली जाती है, मतलब वो बनी किसी और बॉडी में होती है और यूज कोई और करता है। समझ गए आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब इम्यूनिटी डेवलप दो टाइप से हो सकती है, एक एक्टिव टाइप और एक कौन सा होता है, पैसिव टाइप। पैसिव टाइप का मतलब होता है जहां पे इमरजेंसी तरीके से, इमरजेंसी का मतलब होता है कि जैसे किसी ने स्नेक वेनम, सांप काट लेता है कोई, तो अस्पताल में जो एंटीबॉडी दी जाती है वो तुरंत बनी बनाई होती है, किसी दूसरी बॉडी में बनाना है। अब एक बार सोचो, ऐसे केस में अगर वो हमें पैथोजन वैक्सीनेशन करवाएंगे तो हमारी बॉडी पहले डेवलप करेगी तो आदमी मर जाएगा, यानी कि रेडीमेड एंटीबॉडी डाल जाती है, बनी बनाई। समझ गए आप लोग? अब एक बार बताओ आप लोग, अगर हमारे ब्लड में एंटीबॉडी बन रही है, सही है, हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एंटीबॉडी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग तक काम करती है, मतलब उनका टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन हाँ, वो जो उनका इंटेंसिटी होगा वो तो कम होगा, लो होगा। लेकिन जो रेडीमेड जाते हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम तक के लिए होती है, सही है, इमरजेंसी कंडीशन में। समझ गए हम लोग? और नॉर्मली तो जो हम एंटीबॉडी लेते हैं वो हमारी बॉडी बनाए, ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो वाली एंटीबॉडी हो सकता है आपको एलर्जी कॉज कर दें या कोई प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन जो हमारी बॉडी बनाती है वो एंटीबॉडी कैसी होती है, एकदम रियल वाली होती है, लॉन्ग लास्टिंग टाइम पीरियड होता है। हाँ, उसका जो मैं बोल सकता हूँ कि जो बचाती है हमको, हल्के के बचाती है, लेकिन हाँ वो प्योरली होती है कभी। समझ गए आप लोग? तो वही बात कर रहा है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। तो देखो यहाँ कह रहा है व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibody are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. यहाँ पे कह रहा है अगर कोई होस्ट बॉडी है उसको एंटीजन चाहिए, कह रही है वो, सॉरी एंटीबॉडी चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए, तो एंटीबॉडी उसकी बॉडी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एंटीजन देते हैं उसे या कोई प्रोटीन देते हैं जिससे उसे लगेगा क्या है ये पैथोजन है, और उस बॉडी में हम लोग बनाए तो वो किसका टाइप होगा, एक्टिव इम्यूनिटी का। समझ गए? जैसे आप लोग वैक्सीनेशन करवाते हो किसका टाइप है, एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि वैक्सीनेशन आपको दिया जाता है और आपकी बॉडी में क्या होता है, ब्लड में एंटीबॉडी बनती है। एक आपको रेडीमेड डाली जाए वो किसका टाइप है, पैसिव। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि जैसे आपको पता है एंटीबॉडी 4 टाइप की होती है, IgA, IgG, IgM और IgE। आपको पता होगा बकाया सारी एंटीबॉडी हमारे ब्लड में जब कोई पैथोजन आता है तब बनती है, लेकिन एक टाइप होता है IgA, सही है। उस टाइप में क्या होता है, IgA टाइप में ये जो एंटीबॉडी होती हैं वो हमें मां से मिलती हैं। कहां से मिलती है, मां के मिल्क से मिलती है, दूध से मिलती है, मैंने बताया था आप लोगों को। अब आप लोग बताओ IgA टाइप है वो किसका होगा, एक्टिव का या पैसिव का, बताओ। मैंने बोला IgA टाइप होगा वो एक्टिव का होगा या पैसिव का, बेटा पैसिव का होगा, क्योंकि हमें रेडीमेड मिल रही है माँ के दूध से, हमारी बॉडी नहीं बना रही है। समझ गए आप लोग? और बकाया किसका टाइप हो जाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी का। तो आपको समझ गया एक्टिव पैसिव में क्या डिफरेंस है? ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, ये तो पढ़ लिया हमने। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, कैसे होती है बेटा, स्लो होती है, लेकिन कह रहा है टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, लेकिन ये पूरा रिस्पॉन्स भी देती है बाद में, ठीक है। अगले कह रहा है इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स या डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनेशन और इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन। और कह रहा है बेटा इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी, आप लोगों को कोई इम्यूनेशन करवाया या कोई हमें डेड सर्विस से मिलवाया, कोई पैथोजन आया हमारी बॉडी में, जो भी एंटीबॉडी बनती है उसके अगेंस्ट, वो कैसा टाइप होता है, एक्टिव इम्यूनिटी का टाइप होता है। अगले कह रहा है रेडीमेड, रेडीमेड का मतलब बनी बनाई। कह रहा है एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, इट इज कॉल्ड पैसिव। अच्छा एक बार बताओ, ये एंटीबॉडी का मशीन बनती होंगी? नहीं, ये किसी दूसरी बॉडी बनाई जाती है। जैसे मान लिया घोड़े बनवा दी, अरे नहीं भाई, घोड़े में कोई वही किसी टाइप से बनाते होंगे, लेकिन किसी लिविंग बॉडी में बनाते होंगे, और वो बना के उन्हें स्टोर कर ली, और जब कोई ऐसा केस आता है तो डायरेक्ट क्या कर जाती है, इंजेक्ट कर दी जाती है, ठीक है। अगले कह रहा है डू यू नो व्हाई मदर मिल्क, देखो ये क्वेश्चन भी दिया इसने, वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट। मैंने साफ साफ बोला है बेटा, और ये एक बार नहीं 1000 बार बोला ये बात, कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके लिए माँ का दूध बहुत जरूरी होता है।
ये बात आप समझ सकते हो, एक डॉक्टर समझ सकता है, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन उस चीज को नहीं समझता है। वो सोचता है कि ठीक है डिब्बे वाला दूध है तो क्या दिक्कत है, होता नहीं होता है। लेकिन बेटा डिब्बे वाले दूध में एंटीबॉडी नहीं होंगी आईजीए टाइप की, जो हमें कहां से मिलती है, ओनली मम्मी के मिल्क से। और इसका एक रीजन मैं और बहुत बड़ा बताऊंगा आपको। आपने देखा होगा जो आजकल के बच्चे पैदा होते हैं, ये लगभग स्टार्टिंग में बहुत बीमार होते हैं। उनका मतलब मेन पता है क्या फोकस होता है, मेन जो होता है प्रॉब्लम, वो मेन प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने माँ का दूध नहीं पिया होता है। वो क्या करते हैं, जैसे बच्चे पैदा हुए तुरंत नर्सरी या मशीन डाल दी है, डॉक्टर वो वाला दूध पिला रहा है, माँ का दूध मिला ही नहीं उन्हें, सही है। और फिर क्या होता है कि बच्चे बीमार होते हैं बाद में। आपने देखा होगा पहले बच्चे घर पे होते थे, मतलब घर पे क्या आप भी घर पे होते हैं, वैसे घर पे होते थे पहले ज्यादातर, तो वो डायरेक्ट माँ का दूध पीते थे, बस बच्चा एकदम स्वस्थ होता था, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। आजकल मुझे लग रहा है एक बच्चे को पालने में अगर 2 साल का वो हुआ है तब तक उस पर इतना पैसा खर्च हो जाता है कि आदमी कभी हालत बदल हो जाती है, ठीक है, और उसका इलाज करवाते होता है ना। तो इसका रीजन एक बहुत बड़ा है कि बच्चा माँ का दूध नहीं पीता है, तो उसके अंदर आईजीए टाइप की एंटीबॉडी नहीं होती है। अगले देखो बेटा, अगले क्या है, देखो लिखा है येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रॉम सीक्रेट बाय मदर ड्यूरिंग एन इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन हैज अबंडेंट एंटीबॉडी। कौन सी होती है, आईजीए। और कह रहा है टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट, बच्चे को द फीटस आल्सो रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है बेटा, these are some example of passive immunity। किसका एग्जाम्पल है, पैसिव इम्यूनिटी, समझ गए आप लोग। तो एक्टिव पैसिव में क्या डिफरेंस है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है इस स्टेटमेंट में। चलो इसको क्या करो पैसिव से, एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन आ गया रखना है। बेटा पढ़ लिया आप लोगों ने एक्टिव और पैसिव। मैंने क्या बताया, एक और बता रहा हूं, देखो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब सिंपल सा ध्यान रखना, वैक्सीनेशन। जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं अपने अंदर, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, और उसके द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, सही है। ये हल्के हल्के डिफेंस करती है, मतलब बचाती है हमारे लिए, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, जब हमारे रेडीमेड एंटीबॉडी बनी बनाई एंटीबॉडी हमारे ब्लड में डाली जाती है, उसका बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो होती है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। और हम बोल सकते हैं जो माँ का दूध है वो दूध में जो एंटीबॉडी है आईजीए टाइप का, वो कौन सा एग्जाम्पल है, पैसिव इम्यूनिटी। तो आप लोग एक्टिव पैसिव समझ गए, ठीक है। अगले हमारा टाइप आता है बेटा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। तो आप लोगों ने इसके बारे में जानते हो, सब लोग जानते नहीं जानते, तो सुई लगाना है सबने करवाया था वैक्सीनेशन, करवाया था, और उसके द्वारा जो एंटीबॉडी डेवलप हुई उसे क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी डेवलप हुई। किसने नहीं करवाया था, कोई है ऐसा बच्चा, तुमने वैक्सीन नहीं करवाया, मरने के डर से, तुमने क्यों नहीं करवाया, कहा नहीं करवाया, तुमने भी नहीं करवाया था अभी वैक्सीनेशन जो कोरोना का हुआ था, और किसने नहीं करवाया था, नहीं करवाया था, तो कोई रीजन तो होगा तुम्हारा, क्या रीजन था, ऐसे ही तुमने नहीं करवाया था, क्यों, डर लगता है इंजेक्शन से, मुझे तो डर लगता है इंजेक्शन से, तुम्हें क्या लगता है, तुमने क्यों नहीं करवाया, अच्छा ये नहीं थी, चलो ऐसा सही है। तो बेटा वैक्सीनेशन आपको करवाना चाहिए था, इतने आपको समझदार हो वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, और बाद में आप लोग कब करवाओगे, तो और क्या, अरे अब ऐसा सुनो ना, 2 साल के बच्चे की वैक्सीनेशन करवा दोगे, एक एज नहीं, सुनो एज की आपसे नहीं हो सकती है, मैं बता रहा हूँ, हर एक वैक्सीनेशन का जो करवाते हैं उसका टाइम पीरियड होता है। ये वैक्सीन इस साल तक लगेगी,
क्योंकि बच्चा झेल भी तो पाए। अब उसने 2 साल बच्चे लगा दिया तो खत्म हो जाएगा, इतना ज्यादा उसका वो तेज था। तो हाँ, बहुत तेज फीवर आया था लोगों का। तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, जब हम बेटा कोई पैथोजन को हम बॉडी से इंजेक्ट कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। और उसके द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होता है उसे क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। समझ गए आप लोग? देखो एक बार से बोलो मत आप लोग बेटा। कभी बोला था, आज बोला क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। आप लोग बताओ बेटा, अगर ये मेमोरी वाले बेस पे मतलब प्रिंसिपल एक वर्क ना करे तो आप क्यों कराओगे वैक्सीनेशन भाई? हम इसलिए तो करवाते हैं कि हमारी अंदर एंटीबॉडी बन जाए और बाद में जब कोई पैथोजन आए तो हमारी बॉडी पहचान ले ये पैथोजन है। अगर ये ना होता तो हम करवाते क्या वैक्सीनेशन? नहीं, कोई फायदा नहीं होता उसका। अगले कह रहा है ऑफ द इम्यून सिस्टम, कह रहा है इन वैक्सीनेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन। यह कह रहा है ऑफ पैथोजन, यह कह रहा है इनएक्टिवेटेड। क्या होता बेटा? पैथोजन होता है उसमें वैक्सीन में, जिससे वो हमें डिलीट तो नहीं करेगा लेकिन हमारी बॉडी को लगेगा कि पैथोजन है। समझ गए आप लोग? धोखा देते हैं अपनी बॉडी को। अगले क्या है, आर इंट्रोड्यूसिंग टू द बॉडी द एंटीबॉडी प्रोटीन इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज और द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। और कह रहा था वैक्सीन्स आल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवर ब्रेन द इन्वेडर्स विद अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। यानी कि हमने कोई क्या किया, इनएक्टिव पैथोजन दिया या हमने कोई एंटीजेनिक दिया उसी का प्रोटीन मतलब उसी टाइप का, और अपनी बॉडी में इंजेक्ट करा दिया, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में कौन सी बनेगी, बी लिम्फोसाइट, और वो क्या करेंगी, कोई भी एंटीबॉडी को डेवलप कराएंगी। समझ गए आप लोग? ठीक है। कह रहा है इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू व्हिच क्विक इम्यून रिस्पांस इज रिक्वायर्ड एज इन टिटनेस। अब टिटनेस में क्या होता है, एकदम से देना पड़ता है उसको एंटीबॉडी। कह रहा है वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द, कह रहा है परफॉर्म एंटीबॉडी और एंटीटॉक्सिन अ प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडी टू द टॉक्सिन इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट्स। जब सांप काट लेता है तब कैसा होता है कि हमें डायरेक्ट रेडीमेड एंटीबॉडी ट्रांसफर करवानी होती है। कह रहा है इंजेक्शन व्हेन इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन परफॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्नेक वेनम। दिस टाइप ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड पैसिव स्टर्मोनाइड। मैंने कहा था स्नेक बाइट से काटता है तब दिया जाता है, और इसके बाद मैंने कहा था टिटनेस के केस में कैसे होता है, आपके कुछ लग जाता है तो बोलते हैं टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो, उसमें एंटीबॉडी होती है रेडीमेड। समझ गए? और जिन्हें हम लोग बोलते हैं टाइप किसका है, पैसिव। तो पैसिव पे यहाँ 3 लिखे हैं आपके। पहला लिखा है बेटा IgA टाइप, क्या लिख लो यहाँ पे। दूसरा लिखा है आपका कौन सा, ए टिटनेस, हाँ। और तीसरा लिखा है स्नेक बाइट्स, जब सांप काट लेता है। तो ये 3 जो टाइप लिखे हैं वो किसके टाइप है, पैसिव इम्यूनिटी का। समझ गए हम लोग? और बकाया यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इम्यूनेशन वगैरह वो किसके हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। IgA नहीं, IgA किससे, एंटीबॉडी वहां से मिलती है नहीं, अच्छा हाँ समझ रहा हूँ, प्लेसेंटा से एंटीबॉडी मिलती है। यहाँ तो उसका जिक्र हुआ नहीं है, हो सकता है हाँ IgA टाइप क्योंकि मिल्क में तो हाँ IgA टाइप होता है, ठीक है, वो तो पैसिव टाइप है। मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, वो तो मुझे मालूम है। हाँ मैं प्लेसेंटा की बात कर रहा हूँ, तो प्लेसेंटा की तरफ सकता है IgA मिलती हो तो उसमें अगर आपको कंफर्म है तो सही है, याद रखो उसको। अगले कह रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। जो हम वैक्सीन बनाते हैं किस तरह बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा, ठीक है, जिसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अगले कह रहा है वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हेंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर इम्यूनाइजेशन। एग्जांपल क्या है इसका, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम यीस्ट। अगर यहाँ से लिखा है तो रहने याद, ठीक है, अंडर मतलब यहाँ पे हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हो गया ये? तो आप लोग समझ गए क्या होता है बेटा वैक्सीनेशन और इम्यूनेशन, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक जो आता है वो क्या आता है, एलर्जी। एलर्जी प्रोटीन नहीं होती है
हो गया क्लियर? ये क्लियर हो गया? अच्छा एलर्जी क्या होती है बोलता हूँ पहले थोड़ा सा। किसी से होती है एलर्जी ना, नहीं होता है। एलर्जी का सिंपल सा मतलब है जब हमारा बॉडी में गड़बड़ है किसी को देख के या किसी किस तरीके से तो उसका एलर्जी बोलते हैं। तुम्हारी भाषा में, लेकिन मेरी बात सुनो। एलर्जी का मतलब एलर्जी कॉज करते हैं एलर्जेंस। क्या बोलते हैं? जैसे आपने देखा हो किसी किसी को आपने बहुत सुना होगा कि जब कोई फ्लावर्स है ना लगे हुए, जैसे लाइक वो सरसों खेत हो गया, उसमें निकलते हैं तो किसी को छींकें आने लगती है। इसका मतलब क्या होगा? उसका एलर्जी है उससे। किसी को किससे होती है? परफ्यूम से होती है। हाँ, किसी को अगले मैं बोलूं किसी को धूप से होती है, किसी को डस्ट से होती है, डस्ट पार्टिकल से होती है। और वो एलर्जी रियल में होती है। अगर आपको यूज कर रहा है तो उसका मतलब ये आपको जुकाम हो जाएगी, आप लोग खांस बहुत ज्यादा वो होगा, छींकें आएंगी, ऐसा हो सकते हैं ना, सर दर्द होगा, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कॉमन कोल्ड हो गया है। तो बेसिकली वो कंडीशन कौन सी होती है? एलर्जी वाली। आपने अभी देखा होगा कुछ बॉडी में कभी कभी पूरे बॉडी में वो निकल लाल हो जाती है कुछ तरीके से, वो भी एक टाइप की क्या होती है? एलर्जी होती है। समझ गए? तो एलर्जी में क्या क्या होता है बहुत लोग समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एलर्जन। ठीक है, कोई डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, कोई एनिमल के कोई पार्ट हो सकते हैं, जैसे हेयर होते हैं, हेयर से हो सकती है किसी को, तो ये सब टाइप होता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, कह रहा है बेटा डिड यू हैपन टू यू व्हेन यू हैव गॉन टू न्यू प्लेस। आप लोग जगह लगाए, सडनली क्या हुआ? यू स्टार्ट स्नीजिंग बीजिंग फॉर नो एक्सप्लेन रीजन। आपके पास कोई रीजन भी नहीं था, आप लोग नई जगह गए और आपको अचानक से क्या हो गया? छींकें आने लगी या आप लोग बहुत परेशान हो। तो उसका मतलब क्या है कि आप लोगों को वहां पे कोई ऐसी चीज है जिससे आपको क्या है? एलर्जी है। अगले कह रहे हैं एंड व्हेन यू कम अवे योर सिम्टम डिसअपियर्ड सम ऑफ us are sensitive to some particles in the environment. The above mentioned reaction could be because of allergy to pollen, mites, etc. which are different in different places. आपको पता है अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों से लोगों को क्या होती है? अलग अलग टाइप की एलर्जी होती है। क्या है? The excreted response of the immune system to certain antigen present in the environment is called allergy. और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एलर्जी। Substance to which such an immune response is produced are called allergens. उनको क्या बोलते हैं? एलर्जेंस बोलते हैं, जिससे एलर्जी होती है। कह रहा है बेटा एक बोलो मत, द एंटीबॉडी प्रोड्यूस टू दीज आर ऑफ टाइप, और यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन करो इसको IgE टाइप करो। इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, कौन सी होती है? IgE। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। अगले कह रहा है कॉमन एग्जांपल ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स, डस्ट, पॉलन, एनिमल डेंड्रन। इसका मतलब होता है एनिमल्स के कोई पार्ट, जैसे हेयर हो गए या कुछ भी हो गया। अगले कह रहा है ETC सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड स्नीजिंग हो गया, वाटरी आइज, आंखों से पानी आने लगता है अपने आप से। ठीक है, ऐसा लगता है कॉमन कोल्ड हो गया। अगले कह रहा है रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। एलर्जी टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन और सेरोटोनिन। इनको भी ध्यान करो। हमारी बॉडी में सीक्रेशन किसका होता है? हिस्टामिन का और सेरोटोनिन। और कह रहा है फ्रॉम द मास्टर फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू और इंजेक्टेड विद द वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस एंड द रिएक्शन स्टडी द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन या एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिलीज द सिम्टम ऑफ एलर्जी। यहाँ पे देखो एलर्जी में इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, और उससे एलर्जी बाद में ठीक भी जाती है। ठीक है, तो वो सभी इंजेक्शन होते हैं। कह रहा है somehow modern day the lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergens. More and more children in metro city of India suffer from allergy and asthma due to sensitivity to the environment. और कह रहा है this could be because of the protected environment provides early in life. सिंपल सा ही कह रहा है कि जो आजकल के बच्चे वो सेंसिटिव हो गए। कैसे हो गए? सेंसिटिव का मतलब है सिंपल सा कि उन्हें पहले तो बहुत हम लोग बचा के रखते हैं और बाद में फिर उन्हें क्या होता है? प्रॉब्लम होती है। सिंपल सा मतलब यही है कि बच्चे को छोटे पे कितना भी घूमे, कितना भी कुछ करे, उसकी बॉडी इतना एक्टिव हो जाए, इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव हो जाए कि वो बाद में कोई भी ऐसी एलर्जी उसके ऊपर वर्क ना करे। तो सिंपल सा है कि वही बात है, ऐसी बहुत सारे शहर है जिसमें किसी ना किसी को किसी को एलर्जी है, किसी को, लेकिन आप लोग ये समझना पर्सन टू पर्सन एलर्जी मोबाइल नहीं बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है एलर्जन से एलर्जी हो रही है, तो उसको बोलते हैं एलर्जी। समझ गए आप लोग? ठीक है, यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना, पहला IgE टाइप जो एंटीबॉडी बनती है, और दूसरा ध्यान रखना क्या? हिस्टामिन और सेरोटोनिन, इनका सीरीज होता है। समझ गए आप लोग? ठीक है बेटा, तो एलर्जी का मतलब समझ गए। अब हम लोग मेन टॉपिक को आते हैं, इसका नाम क्या है? इम्यून सिस्टम। क्या है बेटा? इम्यून सिस्टम। अरे सॉरी, उससे पहले ऑटो इम्यूनिटी। चलो ये पढ़ लो एलर्जी वाला टॉपिक जल्दी से।
ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है बच्चे को बताएगा? बताओ। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? क्या कहना है? चलो पढ़ लेते हैं इसको। है यहाँ पर डिजीज का नाम है आर्थराइटिस, वो रेमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, ये ऑटो इम्यूनिटी का एक डिजीज होती है। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल से होता है जब हमारी सेल होती है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंस क्रिएट ना कर पाए, और हमारी बॉडी जो होती है एंटीबॉडी खुद के ही वो सेल पे क्या करने लगती है? अटैक। तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। कह रहा है मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म। आपको बताया फ्रॉम सेल्फ और नॉन सेल्फ, यही तो हुआ बेटा, सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंस क्रिएट करना। और कह रहा है बेटा व्हाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस टू corollaries of this ability to have to be understood. One higher vertebrates can distinguish foreign molecules as well as foreign organisms. Most of the experimental immunology deals with this aspect. मतलब यहाँ पे सिंपल सा एक ही बात ध्यान रखो कि हमारी जब सेल हो जो सेल्फ में और नॉन सेल्फ में सिंपल सा प्रॉब्लम क्रिएट। और यहाँ पे एक डिजीज का नाम याद रखना है बस, जिसका नाम है रिमाइंडेड आर्थराइटिस। क्लियर? यहाँ पे देखो to sometimes due to genetic and other unknown reason the body attacks self, यानी कि बॉडी अटैक किस पे करने लगती है? खुद की सेल पे। समझ गए आप लोग? और कह रहा है बेटा दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज, और इनको बोलते हैं हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज। और कह रहा है रिमाइंडेड आर्थराइटिस विच अफेक्ट मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। तो यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी होती है? जहां पे हमारी सेल खुद की सेल पे क्या करें? अटैक करें। ठीक है, और डिफरेंस क्रिएट ना कर पाए सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल पे। क्लियर? ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है बेटा, वो आता है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो आपको एक बार इसको रिवाइज कर लो, फिर हम लोग अरे इस बीमारी में सोलह बन जाती है ज्वाइंट्स आप तो शादी ब्याह में जा रहे हो? शादियां बहुत चल रही हैं। आज हमारे एक स्टूडेंट की शादी है। स्टूडेंट की शादी है, लड़के की, लड़का की। और आज ये यहाँ सर पढ़ाते हैं, आपको बताओ शायद मैथ वाले सर हैं अभय सर, जानते हैं आप लोग? उनके भाई की शादी है। बड़ा प्रॉब्लम है कैसे है। ये वाली तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाली तो यही है होमटाउन में, दिक्कत तो सारी। चलो देखते हैं कैसा होता है। बेटा उधर जंगल साइड है, समझ रहे हो हम लोग? इधर है कोई कली नगर है इस साइड में? कहाँ पे है कली नगर? कहाँ पे? यहाँ से कितना होगा? अब जाना तो पड़ेगा, कभी बच्चा मेन है मतलब 10 किलोमीटर तो जंगल है। हाँ वही तो रहा मैं डर लग रहा है ना तुम जाने का है। अब देखता हूँ आज ही है। उसके फादर थे, वो आए थे यहाँ पे ना कार्ड देने एक दो दिन में, और मैं ही बैठा था वहाँ पे। तो मुझसे कह रहे जल्दी कर दिया मैं दादी। मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें कि तुमने कितनी जल्दी कर दी। ये बच्चे को इतना मैच्योर बच्चा हो जाए कि वो पढ़ाई कर रहा है, बताओ उसकी शादी करके मैं अब हो रही जाने दो, वो नहीं बारात घर में वहां बहन डाला है भाई।
कौन सा है? दो है। कौन सा है? तो नाम बताओ। नाम तो देखना पड़ेगा। रॉयल किंगडम में है कि नहीं? और बताओ। वो एक शंकर नाम से है कुछ। बैंक बड़ा अच्छा है, मुझे बताया। एक बार जा चुका हूँ उससे पहले। सही स्कूल जाना हो, पास में गाँव हो तो आप आ सकते हो आराम से। ठीक है। चलो हम लोग पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। ये बताओ हमारे बॉडी में, मैंने से आपको बताया, अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि इम्यूनिटी में कौन कौन हेल्प करता है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, जैसे मैंने एक बहुत नाम लेता हूं मैं किसका, थाइमस ग्लैंड। आपने बताया था आपको कई बार बताऊं मैं कि हमारी बॉडी में ग्लैंड होती है, जिसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड। उसका काम ही होता है इम्यूनिटी में हेल्प करना। मतलब जितने भी पार्ट, जैसे अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी है, सही है, तो बना कौन रहा है बेटा, टी लिम्फोसाइट बना रहा है। लेकिन मैं बोलता हूँ मैच्योर कहाँ पे हो रही है, तो वो कहाँ पे कहाँ होती है, थाइमस ग्लैंड के पास। इसीलिए हम लोग थाइमस ग्लैंड को बोलते हैं ट्रेनिंग ऑफ स्कूल, किसका, टी लिम्फोसाइट का। सही है। दूसरा मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, अगर आपसे भी पूछे कि बताओ हमारे बॉडी में ऐसा क्या है जिससे हम देख के बता सकते हैं कि हमारे यहाँ की एज कितनी है, तो आप क्या बताओगे, थाइमस ग्लैंड। क्या बताओगे, थाइमस ग्लैंड का साइज जो होता है उसको हम लोग देख के बता सकते हैं कि किसी भी पर्सन की कितनी एज है। अब ऐसा नहीं किसी का भाई वो काट के थाइमस ग्लैंड देखोगे तो बताओगे एज कितनी है। इसका मतलब ये है कि कोई अननोन कोई ऐसा डेड बॉडी मिलती है और उसका पता लगाना है कि भाई एज कितनी है, तो पता हम लगा सकते हैं। दूसरा मैंने ये कहा था, ये रेट्रोग्रेसिव ग्लैंड होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है किसी पर्सन की तो उसका जो थाइमस ग्लैंड होता है वो क्या होने लगता है, कम। और जब उसका साइज कम होगा तो तभी तो आपने देखा होगा जो ज्यादा ओल्ड पर्सन होते हैं, कैसे पर्सन होते हैं बेटा, ओल्ड पर्सन होते हैं, तो उनमें इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। उन्हें कोई बीमारी लगी तो एक महीने तक दवा खा रहे हैं उसकी, है ना, उसका उनका कोई दोष नहीं होता है, वो दोष होता है थाइमस ग्लैंड का। क्योंकि और बेसिकली मैं बताऊंगा 95% केस में ऐसा ही होता है कि जब किसी की डेथ होती है तो किसी बीमारी के कारण होती है, क्योंकि उसका थाइमस ग्लैंड लगभग खत्म हो जाता है और बेसिकली उनके अंदर इम्यूनिटी क्या जाती है, खत्म हो जाती है। समझ गए हम लोग। तो हम लोग बात करते हैं इम्यून सिस्टम की कि हमारी बॉडी में कौन से लिम्फाइड ऑर्गन है, प्राइमरी कौन से, सेकेंडरी कौन से हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इम्यून सिस्टम की पूरी हमारी बॉडी की। क्लियर, ठीक है। तो आप लोग देखो, बातें कौन कर रहा है, यहाँ देखो सबसे पहले क्या है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फाइड ऑर्गन। क्या होता है, लिम्फाइड ऑर्गन होता है। दूसरा हम बोलते हैं टिश्यू होती है, सेल होती है, एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडी। इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है, इम्यून सिस्टम। अच्छा, हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम है, जैसे आपने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपने पढ़ा बॉडी फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम, आपने पढ़ा नर्वस सिस्टम, आप लोगों ने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ऐसी एक टाइप का क्या है, इम्यून सिस्टम। सिस्टम का मतलब सिंपल सा होता है, जब एक से ज्यादा सेल या ऑर्गन जब कोई एक कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पे इम्यूनिटी को लेके है तो क्या बोलेंगे उसको, इम्यून सिस्टम। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या है बेटा, as you have read, immune system is unique in the sense that it recognize foreign antigen, respond to these and remember them. The immune system also play an important role in allergic reaction, autoimmune disease and organ transplantation. तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है किस में वर्क करता है, पहला करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, दूसरा क्या करता है यानी डिफेंस मैकेनिज्म में, और तीसरा हम बोल सकते हैं क्या, एलर्जी रिएक्शन हो गई ये सब में। ठीक है, तो इसमें हेल्प करता है हमारा क्या, इम्यून सिस्टम। अगले क्या है बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फाइड ऑर्गन। किसकी बात करते हैं, लिम्फाइड ऑर्गन। देखो क्या है, दीज आर द ऑर्गन वेयर ओरिजिन और मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर्स। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, लिम्फाइड ऑर्गन। अच्छा, लिम्फोसाइट मतलब समझ रहे हैं आप लोग, भाई टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। क्लियर। आगे देखो क्या रहता है, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन आपसे लर्न करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है, बोन मैरो, दूसरा कौन सा है, थाइमस। इन्हें क्या बोलते हैं, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। अगले कह रहे हैं वेयर इमैच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट। कर लिया से, यहां पे होता क्या कह रहा है, वेयर इमैच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव
लिम्फोसाइट, यानी कि मैच्योर होती है, बोल सकते हैं ट्रेनिंग ऑफ द स्कूल। सही है, लिम्फोसाइट ऑर्गन। अगले देखो कह रहा है आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन। कहां जाती हैं? सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन जाती हैं। और सेकेंडरी को डिटरमाइन करो, जैसे स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल्स हो गए, पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। अच्छा, आप लोग स्प्लीन के बारे में जानते हो? कौन जानता है बताओ? स्प्लीन, स्प्लीन के बारे में कौन जानता है? हाँ बताओ। ग्रेवयार्ड ऑफ हार्ट, ठीक है, और बताओ उसके बारे में। ये कहाँ होता है हमारा स्प्लीन? कहाँ पे? लीवर के पास और किडनी के पास। चलो और बताओ कुछ, जो बताओ बता सकते हो। पेट में तो होता ही है सब कुछ, लेकिन कहाँ लोकेशन कहाँ होती है पूछ रहा हूँ। ये होता है हमारा स्टमक, जो होता है स्टमक, उसके जस्ट पास में मिलता है। सही है, स्टमक कहाँ होता है? लगभग यहाँ होता है, यानी कि डायफ्राम के जस्ट नीचे क्या होता है? स्टमक, और उसके जस्ट पीछे क्या होता है? स्प्लीन होती है। ठीक है, पास में होती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देखो ये तुम्हारा, इसमें डायग्राम से नहीं बने, ये तुम्हारा क्या है पूरा, हम बोल सकते हैं क्या है? इम्यून सिस्टम का टॉपिक है। ठीक है, अगले कह रहा है आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन, जैसे स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड। अब बेटा इन सबको अंडरलाइन कर लो, जितने भी लिखे हुए यहाँ पे। टॉन्सिल्स हो गया, पेयर पैचेस हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। द सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन प्रोवाइड द साइट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन व्हिच देम प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। अब आप लोग सुनो, सबसे पहले जो मैच्योरेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है? प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन के पास, यानी कि हम बोल सकते हैं बोन मैरो और थाइमस। ये वाली जो साइट होती है, यहाँ पे होती है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। समझ गए आप लोग? जब जिससे क्या होता है? एंटीजन खत्म होता है और एंटीबॉडी खत्म करती है, वो कौन सी साइड है? ये वाली साइड। सही है, कौन कौन सी? लिम्फ नोड हो गया, इसके बाद तुम्हारा पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, और क्या हो गया? स्प्लीन। इसीलिए तो आप लोग पता है स्प्लीन को ये भी बोलते हैं कि ये क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है, और जिससे बचाती है कि उसमें कोई एंटीजन ना हो, कोई भी पैथोजन ना हो। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का काम भी कौन करता है? स्प्लीन। दूसरा, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें आरबीसी फॉर्मेशन का काम भी कौन करता है? स्प्लीन। और तीसरा तो आपको बताइए कि सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन होता है, यानी कि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। समझ गए आप लोग स्प्लीन का वर्क? ठीक है, अगले बेटा कह रहा है The bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocyte are produced। आपको पता है बोन मैरो काम ही क्या होता है? लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करना। और अगले कह रहा है बेटा थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन। अब थाइमस के बारे में मैंने सबको पता चलूँ आपको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लो। कह रहा है बेटा द थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बिनेथ द ब्रेस्ट बोन। ये पता है कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड हमारे हार्ट के जस्ट कभी पीछे, हार्ट कहाँ पे होता है? यहाँ होता है, और हार्ट के पास में होता है। ठीक है, ये थाइमस ग्लैंड। कह रहे थे थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप रिड्यूसिंग इन साइज विद एज। बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेन्ड रिड्यूस्ड टू अ वेरी स्मॉल साइज। देखा है सब कि ये टाइम बर्थ के टाइम पे क्या होती है? लार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे एक एज बढ़ती रहती है वैसे इसका साइज क्या होता रहता है? कम होता रहता है। इसको लर्न कर लो आप एक बार, करो बेटा। तो प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन कौन सा है आपका? बोन मैरो और थाइमस। और सेकेंडरी कौन से? क्लियर हुआ है ना? ठीक है। प्राइमरी काम क्या होता है? जहां पे मैच्योरेशन हो, फॉर्मेशन हो, किसका? लिम्फोसाइट का। और दूसरा जहां पे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है वो कौन से ऑर्गन होते हैं? सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन। क्लियर हुआ? ठीक है, अगले देखो बेटा क्या है? इट मेनली contain lymphocyte and phagocytes. It acts as a filter of the blood by trapping blood-borne microorganisms. Spleen also has a large reservoir of erythrocyte. रिजर्वायर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अरे बेटा तालाब, आरबीसी यहाँ होती है ना बहुत सारी, तो ये बोलते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है बहुत बच्चों को यहाँ पे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना,
बहुत ज्यादा होती है। नहीं तुम तो समझते हो चीजें, कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। तो बेटा आप लोग बता दिया करो मुझे, ठीक है? मैं समझता हूँ कि इतना आपको पता होना चाहिए। हाँ। और मैंने एक तरीका बताया था आप लोगों को, ये हिंदी इंग्लिश जो इतना भी तुम खेलते हो खेल, इसका सिंपल तरीका है कि आप लोग दोनों बुक रखो, हिंदी वाली भी और इंग्लिश वाली भी। और बेटा ये तो आपको करना ही पड़ेगा, मैंने भी किया था कभी। और इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती जो आपको लग रहा है। बायोलॉजी प्रॉब्लम नहीं होती खासकर, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ते हुए मजा आएगा। वो अलग बात कि आप तो हिंदी में पढ़ लो, वो अलग चीज है। लेकिन बहुत सारी चीजें जब आप एमबीएस में जाओगे या बीएमएस में कुछ भी करोगे तो आपको वहां कोई नहीं पूछेगा कि आप यूपी बोर्ड से हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो। आपको एग्जाम लिखने ही पड़ेंगे और आपको एग्जाम क्या बोल सकते हैं, अरे मतलब लिखने भी होंगे और याद भी करना होगा सब कुछ, किताब भी पढ़नी होगी कदों। तो आप लोगों वहां कुछ ना पूछेगा यूपी बोर्ड से हो। अब आप सोच रहे हो सर हम तो यहाँ से खाली पास कर ले एग्जाम यूपी बोर्ड से, ठीक है, उसके बाद तो फिर वहां देख लेंगे। बेटा वहां भी नहीं देख पाओगे, आपको पता है वहां भी फेल कर देते हैं। 5 साल का एमबीएस बताएंगे तुम्हारा 10 साल का बैग इतनी लगाते हैं ना, कंप्लीट करते करते परेशान हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिंपल सा तरीका ध्यान रखो कि बेसिकली आप लोग आवाज डालो अभी से इंग्लिश में पढ़ने का, सही है? अब आप लोग देखो सबसे, अगर आप लोग सोच रहे हम तो यूपी बोर्ड से हैं, हमने तो कभी इंग्लिश पढ़ी ही नहीं, अब तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, कसम खा ली हमने कि हिंदी में पढ़ेंगे। तो बेटा कसम मत खाया करो इसी की। तो मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने हूँ, मैंने यूपी बोर्ड से 12th किया है, सीबीएसई से नहीं किया है। और आज मुझे हिंदी पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं पढ़ा पाता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कोशिश करना, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, बस 3-4 पेन लगते हैं। और आपके टाइम पे तो गूगल पापा सब कुछ है, तो आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबके पास फोन है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप लोग दोनों किताबें खरीद, तो ज्यादा महंगी नहीं है, 500 रुपए में दोनों किताबें मिल जाएंगी। और आप लोगों को एक बार हिंदी पढ़ो, एक बार किसमें पढ़ो, इंग्लिश में, और आप लोग बड़े अच्छे हो जाओगे, ठीक है? ठीक। और बाद में प्रॉब्लम आनी है, इसलिए अभी प्रॉब्लम ये लोग क्या दिक्कत है भाई, बात की प्रॉब्लम तो अभी ठीक है ना, वहां पे जाके प्रॉब्लम होगी फिर। चलो, और मैं आपको एक बात और बताऊं नॉलेज के लिए, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि वहां मजे हैं, तो मजे नहीं है वहां पे। वहां पे पढ़ाई बहुत करनी होती है? बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होती है। बस अभी तो आप लोग बहुत छोटी किताबें पढ़ रहे हो, जैसे बायोलॉजी की छोटी किताब है बस खाली, वहां पे जाके आपको पूरा एक इतना बड़ा ढेर दे दिया जाएगा बायोलॉजी का, पढ़ो बैठ के। तो लेकिन एक चीज होती है, हाँ यहाँ पे आपके सर पे एक बोझ लगा हुआ है ना, वो खत्म हो जाता है। ये तो एक बात है कि अभी आपको लग रहा है कि यार नीट करना है, नीट जब हो जाएगा तो लगेगा ठीक है हो गया, ऐसा होता ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो अभी आप टेंशन लो, लेकिन बाद में मत लेना, ठीक है? ये देखो अब बेटा बोलो तो मत, मैंने बोलने की सुना बोला है। अगर इधर कह रहा है देयर इज लिम्फोइड टिश्यू आल्सो लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, और कौन सा हो गया बेटा, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, जहां से सबसे ज्यादा चांस होते हैं पैथोजन को जाने के। तो यहाँ पे कह रहा है कॉल्ड म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और इसको बोलते हैं MANT, इसको नाम करो बेटा, और ये आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है? और कह रहा है इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, और ये 50% टिश्यू होता है किसका, ह्यूमन बॉडी का, ठीक है? कर लो मैं जल्दी से। बेटा रिवाइज क्या किया करो, हम लोग बातें करते हो हैं? मेरी गलती हो गई, मैं तो नहीं कर रहा हूँ इंग्लिश में पढ़ो भाई। कितने तो मैं कहता हूँ दोनों किताब हिंदी
बस। लेकिन आप लोग अगर इंग्लिश से बच जाओगे तो तो में गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए इतना क्यों गधा बनना कि बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सब मान लीजिए और क्या लगता है, सब हमारी सोच पर डिपेंड करता है। जब बच्चा अगर सोच ले कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है तो ऐसा नहीं कोई कारण से रोक सकती है, सब वही चीजें हैं। लेकिन वही बात है, उन्हें देख ही नहीं सकता इस पेज में है करेगा, वो पढ़ना ही नहीं जानते ना भाई। अब पाठ लिखा हुआ है, सबको पता है ना पाठ लिखा हुआ है, लेकिन मैं क्यों पढ़ूंगा भाई, ये नहीं पढ़ूंगा, है ना। या बहुत चीज ऐसी होती है जो कसम खा लोगे अब मैं नहीं पढ़ूंगा नहीं, या कुछ भी इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, चाहे सर क्या सर के कोई भी आ जाए कोई क्या तब भी नहीं पढ़ूंगा। तो ये तो सामने मान लिया है, और आप लोग मान लोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला हमारा टॉपिक क्या था बेटा, एड्स। क्या था एड्स, आप जानते हो इसके बारे में क्या क्या जानते हो बताओ, ये बताइए। अस्मा क्या ना, क्या बताओ, आसमी, हाँ बताओ, अस्मी, हाँ चलो जो भी है बताओ, एड्स के बारे में क्या जानते हो। बेटा ऐसे मत बोलो, जबरदस्त बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, समझ रहे हो। लेकिन आप लोग इतना टेंशन मत लो कि बहुत खतरनाक ही है। हाँ चलो बताओ, अरे कुछ तो बताओ, क्या समझ में आ रहा है मुझे बताओ। ये तो बताएगी, तो बताओ एड्स के बारे में क्या जानती हो। मतलब एक्सप्लेन करो, कुछ भी करो। ये कौन से वायरस होता है ये तो अच्छा, HIV वायरस तो फुल होती है, हाँ सही है। एड्स की फुल क्या होती है, सिंड्रोम। ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ, तुम लोग तो पता नहीं एड्स को पता नहीं क्या समझ रहे हो। ये भी एक टाइप की डिजीज है, और मुझे लगता है कि ये सब नॉलेज जो आप लोग सोचते हो कि पता नहीं क्या है, आप लोग अभी पता है कहाँ से मतलब इतना समझ नहीं पाते। किसी के सामने एड्स की बात करो तो ऐसे करता है, पता नहीं उसके सामने किसकी बात करती हो। बेटा डिजीज है ये, आप लोग बायोलॉजी के हो, आप लोग ये सब बातें पता होनी चाहिए। किसी के सामने अगर तो एक थोड़ा सा रिप्रोडक्शन की बात कर लो तो वो सोचेगा पता नहीं क्या बात करते हैं। तो भाई आप लोग बायोलॉजी की अगर आप लोग नहीं समझ पाओगे चीजें तो कौन समझ पाएगा फिर। मैं बारे में समझाऊंगा ताकि ठीक। हाँ अब आप लोग, हाँ अगर ऐसा कोई टॉपिक है, मुझे लगता है ये सब हर किसी को पता होना चाहिए इसके बारे में कि अब एक्चुअली में होता क्या है। बहुत लोग ऐसे होते हैं डर जाते हैं, खाली एड्स का नाम सुन लिया, एड्स है भाई हम तो तुमसे बोलेंगे नहीं, बात भी नहीं करेंगे। अब ऐसा होता है ना, या तुमको देखेंगे भी नहीं, ऐसा नहीं। एड्स की कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है वैसे, सुन लो। एड्स का मतलब होता है कि एक डिजीज होती है जो वायरस होता है, कौन सा, HIV। कौन सा होता है बेटा, कोई भी आपस में बोलो, क्योंकि आप लोग की आवाज आती है तो मैं कंफ्यूज रहता हूँ फिर, क्या बातें कर रहा हूँ, मुझे आवाज नहीं आती। सही है, या तो तेज बोला करो सुन लूं मैं क्या बातें कर रहे हो। यहाँ देखो चलो ठीक है, यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि एड्स एक बीमारी होती है जो खतरनाक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं पहली बात तो। ठीक है, तो उसका पहला ऑप्शन है कि प्रिवेंशन, आप लोग अपने आप को बचाओ। ठीक है, दूसरा बचा कर सकते सर ये है क्या, तो सुनो। एड्स एक HIV वायरस से डिजीज होती है। पहली बात तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि इसकी बीमारी, उसकी दवाई क्यों नहीं है, सही क्यों नहीं होता है। बेटा यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, जो एड्स का HIV वायरस होता है वो एक फैमिली से बिलोंग करता है, तो बोलते हैं रेट्रो फैमिली। क्या बोलते हैं, रेट्रो फैमिली। और रेट्रो फैमिली का एक खास बात होती है कि जब कोई वायरस होता है वो हर बार में अपना जो प्रोटीन कोड होता है वो चेंज कर लेता है, जिससे लगभग हमारी बॉडी को, एंटीबॉडी को उसके बारे में पता नहीं लग पाता कि वो वायरस कौन सा है। ठीक है, दूसरी बात सुनो, यहाँ पे जो एड्स का मतलब होता है, वो ये जो वायरस होता है ये हमारे फ्लूइड में रहता है। कहाँ रहता है, फ्लूइड का मतलब होता है ब्लड में। कहाँ रहता है, ब्लड में। अगर किसी भी कारण से ब्लड चेंज हुआ तो ये डिजीज हो सकती है। दूसरा केस सुनो, जरूरी नहीं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही ये एड्स हो। बेटा एड्स अगर नीडल से हो सकता है, कोई 2 पर्सन के लगा दिए अगर तो हो सकता है। दूसरा कोई भी मतलब किसी भी टाइप से अगर ब्लड एक दूसरे से हुआ ट्रांसफर, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये डिसऑर्डर हो सकता है।
अब दूसरी बात, हम लोग इतना ज्यादा इसे हाइपर क्यों बनाते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ही होता है? इसलिए बनाते हैं क्योंकि भाई कोई भी दो पर्सन बेसिकली जब मिलेंगे तो क्यों मिलेंगे? अरे सिंपल सा बात है भाई। तो ये, अरे भाई कोई दो लड़के ऐसा ना कि आपस में भाई तू मेरा ब्लड ले ले, मैं तेरा ले लूं, ये तो नहीं खेलेंगे ना। तो इसका मतलब इसीलिए हम लोग उसको इतना ज्यादा वो बनाते हैं कि इस चक्कर से हो जाता है। दूसरा हम बताएं आपको, जैसे ब्लड बैंक से हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब किसी पर्सन को एड्स है। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचोगे कि एक कोई ऐसा चीज है कि सपने में कोई अगर सॉरी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई ऐसी आया और एड्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ जिसको एड्स होगा तो वो ट्रांसफर करेगा, इसको एड्स नहीं है तो। अब दूसरी बात यह आती है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि किसी को एड्स है या नहीं है? भाई सिंपल सा तरीका इसका ये है कि बेसिकली मैं ऐसे बोलूंगा कि एड्स का मतलब ये होता है कि देखो इसके सिम्टम बहुत दिनों तक चलते हैं। मतलब खुद जिसको एड्स होगा उसको 5 साल बाद पता लगेगा, सही है, 4-5 साल में पता लगेगा इसको खुद से एड्स होगा। तो इसका सिंपल सा तरीका यह है कि बेसिकली तो मैंने तो कोई केस देखा नहीं है अभी तक कि किसी को एड्स है और इसको मुझे पता लगा हो। ऐसा तो आप लोगों ने देखा है कि नहीं? किसी बच्चे ने देखा हो अभी तक कि कोई पता लगा हो किसी को एड्स से? तुमने देखा है? देखा नहीं, मतलब पता लगा। हाँ, कहाँ देखा? अरे नानी घर साइड। चलो तो मिले इससे, बात इससे ठीक है, बात करनी चाहिए। तो बेटा बात करने से उसको एक अच्छा लगेगा, फील होगा। मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत हाइप बना लिया कि एड्स से तो लोग मिलते तक नहीं, उससे ऐसे मिलने से या कुछ करने से एड्स नहीं फैलेगा, ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो चलो इस बारे में पढ़कर थोड़ा देर में और आपको नॉलेज दूंगा करके, ठीक है। आते हैं पहले यहाँ कह रहा था वर्ड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पे बेसिकली सिंड्रोम का मतलब पता क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज। जब एक साथ बहुत सारी डिजीज होती है तो उन्हें बोलते हैं सिंड्रोम। और यहाँ पे बेसिकली जो अटैक होता है हमारे वो होता है इम्यून सिस्टम पे। किस होता है? और इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा तो वही तो होता है एड्स। और क्या होता है समझ गए? ये अटैक करता है मैक्रोफेज सेल पे वायरस। और मैक्रोफेज का मतलब है कि हमारी जो सेल होती है WBC टाइप को लेके, ठीक है। अगले लोग क्या कह रहे हैं? दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कम हो जाता है हमारा, ये मैं बोल सकता हूँ इम्यून सिस्टम बहुत खतरनाक नहीं, मतलब बहुत कम हो जाता है, खतरनाक ही रहता है। अगले कह रहा है एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट अ कॉन्जेनिटल डिजीज। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ सिम्टम। जब एक से ज्यादा सिम्टम हमें किसी को हो जाते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं उसको क्या हो गया? एड्स। अगले कह रहा है एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 एंड इन द लास्ट 25 ईयर और सो इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन। 25 मुझे लगता है विदेशों में ज्यादा होगा, इंडिया में तो इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि इंडिया में लोग इतने ज्यादा संस्कारी हैं तो यहाँ पे कैसे हो सकता है? विदेशों में ये चीजें हो सकती है ज्यादा क्योंकि वहां पे आपको पता है कैसे लोग हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरा जो इंडिया में पहला केस मिला था वो कब मिला था? चेन्नई में। कहाँ मिला था? और किसको मिला था? तो मिला था सेक्स वर्कर को, सही है। पहला केस जो मिला था किसको मिला था? सेक्स वर्कर होती है जो, उनमें पहला केस देखा गया था चेन्नई में। तो वैसे मैं बोल सकता हूँ कि वैसे फर्स्ट रिपोर्ट कब हुआ था? 1981 में। अगर कह रहा है एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसका नाम क्या होता है बेटा? HIV। और कह रहा है अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रो वायरस। ये फैमिली है इसका, आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो, रेट्रो फैमिली। अगले कह रहा है विच हैव एन इंक्लूडिंग द RNA जीनोम। आपको पता है ये वायरस होता है RNA वायरस। कैसा होता है? अगले कह रहा है बेटा ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय। अब देखो यहाँ पे किस टाइप से जो ट्रांसफर हो सकता है उसके बारे में बात कर रहा है। पहला, अब यहाँ पे देखो सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन लिखा है, ना कि नॉर्मल पर्सन। क्या लिखा है? इन्फेक्टेड पर्सन। दूसरा लिखा है, कुछ लोग तो समझ लेते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट से ही फैलता है, खाली उन्हें नहीं पता था इन्फेक्टेड पर्सन से करोगे तो फैलेगा, वैसे नहीं फैलेगा। दूसरा कह रहा है बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। अगर किसी भी ब्लड के टाइप से अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ, नीडल्स हो गई या कोई ब्रेड हो गया, किसी को लगा पहले के दूसरे को, हाँ किसी भी टाइप से, ठीक है, अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा तो एड्स ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा कह रहा है बेटा सेक्सुअल बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स एब्यूजर्स एंड। यहाँ पे बताइए क्यों लिखा है? आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शन वाला, देखिए आप लोग ऐसे लोग, मैंने देखे। अब सुनो, यहाँ क्या होता है कि ये लोग ऐसे होते हैं 5-6 लोग बैठ जाते हैं, सही है, ग्रुप में बैठ गए। अब वहां पे वो सस्ता नशे होते हैं, कैसे होते हैं? सस्ते नशे। सस्ते नशे का मतलब होता है ग्रुप में ही होते हैं सस्ते नशे, सस्ते नशे बहुत
हानिकारक होते हैं। अब इस चैप्टर में बात करूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। सस्ते नशे कौन से होते हैं, महंगे नशे कौन से होते हैं, किसमें नुकसान होता है, किसमें फायदा होता है, कुछ नशे में फायदा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलूंगा मैं तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे क्या करता है, एक आदमी ले आया मेडिकल से, एक तो वो ले लेता है क्या इंजेक्शन, और एक लेते हैं वो कुछ लेके आते हैं लिक्विड टाइप का। मैंने खुद करते हुए लोगों को देखा है, ठीक है। अब सुन लो, तो उसमें क्या करते हैं, वो एक ने लिया और अपने आप से लगाते हैं इंजेक्शन, निकाल लिया, और कितना मुझे वो सीन देख के ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर इंजेक्शन लग रहा है। वो इधर डर रहा था मैं, उनको देखकर वो ऐसे लगा रहे थे, भाई ना तो बैलेंस में पड़े हुए हो, तो ये भी नहीं पता कि आर्टरी कहाँ है, वेन्स कहाँ है, लेकिन सिंपल सा पता नहीं कैसे इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं वो। सुनो सुनो, इसके बाद मैं बोल सकता हूँ बेटा, बोलो मत आपको। तो अब क्या किया उसने लगा लिया, फिर दूसरे को दिया भाई। अब उसने क्या किया, उसने भरा उसको, उसने ठोक लिया, तीसरे को दिया, और ने पूरे ग्रुप ने एक ही इंजेक्शन का यूज किया, और हो सकता है वो इंजेक्शन रख लियो, अगले दिन भी वही यूज करें। तो इसका मतलब उससे क्या होगा, ब्लड एक्सचेंजमेंट हो रहा है, और अगर किसी को एक को एड्स है तो दूसरे को भी हो सकता है, और सबको हो सकता है। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे कह रहा है ग्रुप में जो लोग ऐसा करते हैं उनको यहाँ पे क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। अगले कह रहा है बेटा फ्रॉम इनफेक्टेड मदर, अगर किसी मम्मी को है, मदर को है, तो कह रहा है टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के थ्रू उसके बच्चे को भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए, कह रहा है सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। देखो ये कल बात करेंगे हम, ये इसका लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो हम लोग कल इसके बारे में डिटेल बात करेंगे इसके बारे में, और बकायदा कल से स्टार्ट हो जाएगा बेटा क्या, ड्रग्स, वो सॉरी कैंसर उड़ाऊंगा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ड्रग्स और एल्कोहल एब्यूज की, ठीक है, ठीक।